हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट। जिन बच्चों को अपक्रिया करने में बहुत ही डर लगता था, मैं जानता हूं उनको काफ़ी अपक्रिया बनाना आ गया। तो आज सेकंड पार्ट में हम कुछ पॉइंटों से और भी जानेंगे और आज देखते हैं कुछ पॉइंटों को जिनसे आप अपक्रियाओं को और आसानी से तोड़ मरोड़ के कर पाओगे। अपक्रियाओं को रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जिन बच्चों ने पार्ट 1 को देखा है उनको अच्छी से ही पार्ट 2 समझ में आएगा। आज देखिए, पार्ट 1 में जो हमने आपको कुछ मूलक और कुछ धातुएं लिखाई थी वो आपको पता होना चाहिए। वो नहीं पता है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिन्होंने पार्ट 1 देखा है उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, अगला पॉइंट लेके आते हैं हम। पॉइंट नंबर जो भी है कि देखिए, हमने इससे पहले कुछ पॉइंट पढ़े थे कि धातुओं के लिए अधातुओं से तो मतलब लवण बनेगा या कोई भी यौगिक बनेगा। अम्लों की क्रिया क्षारों से तो लवण और जल प्राप्त होगा, लवणों की क्रिया जल से तो अम्ल और क्षार प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज हम देखेंगे, देखिए, धातु ऑक्साइडों की क्रिया जल से, किससे? जल से। और यहां से बनने वाला है, देखिए क्या बनेगा, केवल और केवल क्षार बनेगा। क्या बनेगा? क्षार। तो देखिए, ये भी आप जो देख रहे हो क्लास, ये भी क्लास 9th 10th 11th और 12th सबके लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, हमने देखा धातु ऑक्साइडों की क्रिया जल से, तब क्षार प्राप्त होगा, केवल क्षार। अब धातु आपने देखा Na2O, Na2O धातु ऑक्साइड, इसकी क्रिया कैसे करनी है? जल से। जल क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। अब देखिए, इसी के साथ जब हम जल से क्रिया करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि धातु ऑक्साइड को तो जैसा था वैसे ही लिखा रहने दो और इसको तोड़ लो किसमें? H सिंगल बॉन्ड OH में। किसमें तोड़ लो? H सिंगल बॉन्ड OH में। अब इसको करो, देखिए, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अब देखिए, यहाँ जो गलती करोगे आप वो क्या करोगे कि Na तो क्रिया करेगा OH से, आप बिल्कुल कराओगे, क्या बनाएगा वो? NaOH। दोनों पे एक एक चार्ज होता है तो NaOH ही बनेगा। लेकिन यहां पर आप जब क्रिया करोगे H की O से तो क्या बना दोगे आप? HO से क्रिया करता है H2O, और ये बना दिया आपने तो ये अब क्रिया क्या हो जाएगी? आपकी गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखिए, यहां पर आप धातु ऑक्साइड की क्रिया किससे कर रहे हो? जल से, और जल से करोगे तो जल प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये अपक्रिया केवल क्षार पे जाके ही रुक जाएगी। तो यही समझने वाली बात है। तो इसको रट्टा नहीं मारना है। धातु ऑक्साइडों की क्रिया जब भी जल से करोगे क्या मिलेगा? क्षार मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया ZNO प्लस के HOH, तो यहां से ZNO प्लस के HOH क्या बनाएगा? ZNOH। इस पे दो चार्ज, इस पे एक कैंची गुणा किया, ZNOH का उल्टा H। इसके बाद देखिए, और अपक्रिया लेते हैं हम, यही खत्म हो जाएगी। हमने लिया CaO प्लस के HOH, मतलब जल से क्रिया। CaOH से क्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? CaOH का उल्टा H। HO से क्रिया करके जल नहीं बनेगा, क्योंकि आप क्रिया किससे कर रहे हो? जल से। जिससे क्रिया करते हो वो नहीं प्राप्त होगा। अभी देखिए, आप मान लो क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। क्या बना रहे हो? चाय बना रहे हो। आपने क्या किया? पानी को गर्म किया, चाय पत्ती डाल दी और उसमें दूध डाल दिया, और आप सोच रहे हो कि फिर दूध डालने के बाद हमें दूध मिल जाए और पानी मिल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा, ना तो दूध ही मिलेगा ना पानी मिलेगा, आपको चाय बनके तैयार हो जाएगी, एक नया पदार्थ मिलेगा। तो यहाँ पर जल से क्रिया हो रही है, इसलिए जल प्राप्त नहीं होगा, केवल क्षार बनके ये क्रिया खत्म हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, हमने लिया FeO प्लस के HOH, FeO प्लस के HOH। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि Fe पे 2 भी चार्ज होता है, 3 भी चार्ज होता है,
हम कौन सा चार्ज यूज करें, तो आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको कि यहां पर O इसके साथ देखिए 2 चार्ज होता है, और ये एपीओ सूत्र बनाए तो ये अवश्य ही फेरेसम बना है, क्योंकि इस पे भी 2 है, 2 से 2 कटेगा जब भी तो सूत्र एपीओ बना। तो जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, FeOH का होल ट्वाइस। अब जैसे ही ये बना, ये आपके 4 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब ये तो बात होती है आपको अब क्रिया करना आ गया, समीकरण बनाना आ गया, लेकिन अभी इनको संतुलित भी करना होता है। संतुलित मतलब ये आपके अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट, और ये आपका होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। किसी भी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को समान करना ही संतुलित समीकरण कहलाता है। अब देखिए इसमें मैं आपको चेक करेंगे कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो यहां देखा हमने एन कितने 2, यहाँ एन कितना है 1, हमने क्या किया आगे 2 लगाया, बराबर हो गए। यहाँ हमने देखा वो कितने 2, 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहाँ देखा हमने 1 और 1 2, तो बराबर हो गए। फिर हमने देखा 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, क्या हो गया, मतलब 2 ही एच है यहाँ पर। यहाँ भी क्या हुआ 1 एच 1 एच 2 एच, बराबर है। फिर हमने इसको देखा, देखिए Zn 1 2 O 2 O 2 H 2 H, यहाँ हमने देखा 1 Ca 2 H 2 H 2 O 2 O 1 Ap 2 H 2 H 2 O 2 O। ये आपको पता चल रहा है हम कैसे देख रहे हैं, 2 1 कम 2, इस प्रकार से। यहाँ देखा 1 और 1 2, देखिए 1 हो ये रहा और 1 हो ये रहा, टोटल कितने 2। यहाँ देखा 2 1 कम 2, बराबर हो। तो इस प्रकार ये समीकरण क्या होता है, संतुलित होते हैं। तो मैं इसमें कुछ अभ्यास करने के लिए दूंगा और आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे आपको समीकरण करना आया या नहीं आया। CaO प्लस के H2O लिखा होगा आपका ऐसे, MgO प्लस के H2O, Fe2O3 प्लस के H2O, AlO3 प्लस के H2O। तो इन समीकरणों को आप करके चेक करें, मैं जानता हूं कि अवश्य इनको आप बना पाओगे। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जानते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ा जो डाउट रहता है कि ये इससे क्रिया क्यों नहीं कर रहा है, तो पता चल गया इस प्रकार ये केवल अब क्रिया क्या बनाएगी, क्षार बनाएगी। अब अगला पॉइंट देखिए क्या होता है, अगला पॉइंट होता है कि धातु कार्बोनेटों की क्रिया धातु कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों से, किससे, अम्लों से। अब अम्लों से करोगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। ये तीनों ही पदार्थ बनेंगे। क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। यहां भी समझने वाली बात क्या है, देखिए धातु, धातु कोई भी हो सकता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस धातु है, Zn+2 धातु है, Mg+2 धातु है। अब कार्बोनेट, जैसे ही देखिए कार्बोनेट क्या होता है, CO3 माइनस के दो, जैसे ही कार्बोनेट इनसे क्या करेगा, संयोग करेगा, तो जो बनेगा NaCO3, इस पे 2 चार्ज, इस पे 1, तो Na2CO3, इससे संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए ZnCO3, दोनों पे 2, इस पे भी 2 चार्ज, इस पे भी 2 चार्ज, इस पे 2 2, 2 से 2 कट गया, इससे का संयोग करेगा तो भी देखिए वही बनेगा, क्या बनेगा, MgCO3। तो यहां से हमें पता चला ये सब क्या है, क्या है ये, धातु कार्बोनेट। इनकी क्रिया हमें अम्लों से करनी है। तो देखिए अब बात समझना इसको ध्यान से, Na2CO3 क्रिया कर रहा है अम्ल से, HCl क्या बना के दे रहा है,
Na क्रिया करेगा Cl से, Na क्रिया करेगा Cl से, क्योंकि प्लस माइनस, तो Na क्रिया करेगा Cl से तो NaCl बनाएगा, और H क्रिया करेगा CO3 से तो क्या बनाएगा H2CO3। लेकिन आपने इस अपक्रिया को भी यहीं पे छोड़ दिया, क्या किया, यहीं पर छोड़ दिया, तो आप इस अपक्रिया को भी गलत कर आओगे और आप सोच रहे हो कि ये तो हमने सही कर लिया। लेकिन इसमें क्या देखिए कमी है कि इसके अंदर जो H2CO3, कौन, H2CO3 कार्बोनिल जो अम्ल बनता है, ये बनते ही स्वयं दूसरे चीजों में बदल जाता है, तुरंत टूट जाता है, बना लेकिन स्थायी नहीं रह पाया। स्थायी देखिए क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी व्यक्ति है, यदि खुद के घर में रह रहा है तो उसको घर बदलने में सालों लग जाती है, मतलब 10 साल 20 साल 50 साल। लेकिन यदि वो किराए पर रह रहा है तो वो स्थायी नहीं है, वो कभी भी उसको खाली कर सकता है जब उसका मन होगा। लेकिन जो अपना मकान बना के रह रहा है वो कभी भी खाली नहीं करेगा। तो इसी प्रकार ये बनता है और तुरंत देखिए H2CO3 तुरंत कहीं में टूटता है H2O और CO2 में, कहीं में टूटता है H2O और CO2 में। तो देखिए इस प्रकार जो फाइनल रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, H2CO3 से H2CO3 खत्म। अब जो बचा क्या आपका क्या बचा, Na2CO3 प्लस HCl, बैलेंस करोगे तो देखिए कर लो, 2 Na आएंगे 2 लगा लो, 2 Cl आएंगे 2 लगा लो, बैलेंस हो गया 2। क्या बना के दिया, 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। वही हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लवण जल और CO2। अब यहाँ पे आप इस प्रकार भी कर सकते हो इस क्रिया को, देखिए और कितने प्रकार से कर सकते हो। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा Na2CO3 लिया मैंने लवण तो कार्बोनेट, और मैंने अम्ल लिया H2SO4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि NaSO4 से क्रिया करेगा प्लस माइनस की वजह से NaSO4 बनाएगा, इस पे 2 चार्ज है इस पे 1 है तो Na2SO4। लेकिन यहां आप जैसे ही H2CO3 बनाओगे HCO3 बनेगा, और HCO3 बनेगा तो 2 चार्ज होने की वजह से H2CO3 बनेगा। अब जैसे ही आप H2CO3 बनाओगे तो वो स्थायी नहीं है, तो इसलिए H इसके एक O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा H2O। अब जैसे ही इसके एक O ने क्रिया कर ली, यहाँ क्या बचा CO2, और CO2 हो गया उदासीन तो वो आउट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये इसको बैलेंस करो, 2 Na 2 Na, 1 SO4 1 SO4, 2 H 2 H, 1 C 3 O, 1 C 2 और 1 3 O। या आप इसको देखिए तीसरे प्रकार से कैसे कर सकते हो, आपने किया ZnCO3 प्लस H2SO4 की रिएक्शन करनी है आपको, समीकरण बनाना इसका। तो आपने क्या किया, ZnCO3 को क्या किया, गर्म किया, ZnCO3 को क्या किया, गर्म किया। जब भी धातु कार्बोनेट को आप गर्म करोगे, किसी भी धातु कार्बोनेट को, तो क्या मिलेगा आपको, धातु ऑक्साइड। जैसा कि अभी हमने देखा धातु ऑक्साइड मतलब धातु निकल गया और ऑक्साइड निकल गया, तो क्या बचा CO2, क्या बचा CO2। अब ये बैलेंस है तो बैलेंस है। अब ये वाली अपक्रिया भी आपने की है कि धातु ऑक्साइड क्रिया अम्लों से, तो यहां से आप जो बना इसके अंदर उसमें से ये अम्ल क्रिया कर लेगा। तो देखिए इस पे प्लस इस पे माइनस प्लस माइनस, तो ZnSO4 से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा ZnSO4, और HO से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा H2O। दोनों को देखा बैलेंस है, एक Zn एक Zn एक SO4 एक SO4, 2H 1 O 2H 1 O। यहां भी जो इधर से उधर जो मिल रहा है उसको काट दो, तो देखिए हर कंडीशन में आपको क्या मिला, ZnCO3 क्रिया करी H2SO4 से, क्या बना के दिया ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो इतनी बात समझनी है आपको कि जब धातु कार्बोनेट क्रिया करें तो क्या बनाएंगे, लवण जल और CO2। जहां आपने इसको यहीं पर छोड़ दिया वहीं अपक्रिया आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी।
तो क्लियर है इतनी बात। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। आप किसी में से कोई से रूप से कर सकते हो, आप ये चाह रहे हो अच्छा, ये चाह रहे हो अच्छा, ये बेस्ट, कोई भी कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट जो है तीनों में एक ही आएगा। तीनों क्रियाओं को एक ही टाइप से कर लो तो भी एक ही आएगा, अलग अलग टाइप से करो तो भी एक ही आएगा, किसी भी टाइप से कर लो आंसर वही आएगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने लिया, यही लिया, मैंने लिया ZnCO3 और मैंने अम्ल ले लिया, चेंज कर दिया HNO3, मैंने अम्ल ले लिया। अब Zn किससे क्रिया करेगा? NO3 से। क्या बनाएगा? ZnNO3। इस पे चार्ज 2, इस पे 1, कैंची गुणा किया 2। अब देखिए इस पे 2 चार्ज, इस पे माइनस के 2, इस पे प्लस के 1, इस पे प्लस माइनस के 1, इसी वजह से यहाँ 2 और यहाँ 1 कैंची गुणा किया। आगे हमने देखा H क्रिया करेगा CO3 से, तो क्या बनाएगा? HCO3, इस पे 2, इस पे 1, H2CO3। आपने इस समीकरण को ऐसे छोड़ दिया, आपका समीकरण हो गया गलत। क्या करता है? H केवल O से क्रिया करता है, तभी आपको जल मिलेगा। तो क्या मिला? जल, और बचा क्या? CO2। तो आप थोड़ा सा भी अभ्यास करोगे और पिछली वीडियो को रेगुलर देखते चलोगे तो आपको अब क्रिया करना बहुत ही ज्यादा क्या लगेगा? सरल लगेगा और आसान लगेगा, मतलब मजा आएगा आपको पढ़ने में। मैंने देखिए एक और एग्जांपल लिया, मैं लिया Na2CO3। चलो और कोई धातु और कार्बोनेट लेते हैं। मैं लिया COCO3 प्लस के अम्ल लिया मैंने HCl। बताइए क्या बनेगा? इस पे प्लस के 2 चार्ज, माइनस के 2, प्लस माइनस, CaCl से क्रिया करेगा, क्या बनाएगा? CaCl2। ये पता चला, 2 इसका चार्ज है तो 2 का इसमें गुणा होगा। अब H इसके O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H2O, और यहाँ क्या बच गया? CO2, वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब बैलेंस करने वाली बात आती है, 2 Cl है तो आगे 2 लगा दो, 2 H हो गए, 2 H, 3 O 1 C, 3 O 1 C, ये रहा, 1 C 1 C। इसी प्रकार ये बैलेंस होगा। तो इतनी बात समझ में आई आपको? तो इतनी बात आपको समझ में आई, तो आपको क्या करना है? इसी प्रकार लगे रहना है। देखिए जब तक आप घिसोगे नहीं तब तक आप चमकोगे नहीं, तो आपको घिसना पड़ेगा तभी आप चमकोगे। घिसना मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रत्येक वीडियो को रेगुलर देखना होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या है, वीडियो को लाइक कर लो, जिससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है टीचर का, और कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जानेंगे हम। अब देखिए अगले पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना है आपको। क्या है? पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि सक्रिय धातुओं की क्रिया। सक्रिय धातुओं की क्रिया किससे? या तो अम्लों से, या फिर किससे? जल से। तब देखिए तो क्या बनेगा? जब आप अम्लों से कर रहे हो तो लवण, और जल से कर रहे हो तो क्षार, और क्या निकलने वाला है? प्लस H2 गैस तो निकलने वाली है। इन दोनों में से ये इनके अनुसार बदलेगा और हाइड्रोजन तो निकलेगी। इतनी बात क्लियर है? अब बात आती है कि सक्रिय धातु कौन होती है। पहले तो वही जिन पे प्लस चार्ज है वो धातु है। अब सक्रिय धातु कौन सी है वही समझ लो। देखिए उसके बाद आप इन रिएक्शनों को कर लोगे। बाकी सक्रिय धातु अपने आप में हर एक सक्रिय, लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन से कम, हम केवल एक बात करेंगे, जो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील। सक्रिय का मतलब होता है ज्यादा क्रियाशील, सक्रिय का मतलब ज्यादा, और हाइड्रोजन से हम किसकी बात कर रहे हैं? कम क्रियाशील की। तो वह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है? हाइड्रोजन से जो कम क्रियाशील होती हैं
वो कौन होता है? एक तो कॉपर होती है, एक मरकरी होती है, एक प्लेटिनम होती है, एक सोना होता है, एक चांदी होती है। ये 5 धातु हाइड्रोजन से क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। क्लियर है? अब इन 5 को छोड़ के बाकी जो भी बची वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। अब कौन कितनी है उससे कोई मतलब नहीं, ये है कि क्रियाशील ज्यादा है, मतलब सक्रिय धातु है वो हाइड्रोजन से। अब देखिए इसको चाहे हम क्रिया करें अम्लों से चाहे जल से, आपको एक बात समझनी है, उसको वही ध्यान से समझने वाली बात है। मैं लिया K, मैं लिया HCl, मैं लिया K और मैं लिया जल। जल को मैं पहले से ही तोड़ के लिख रहा हूं H सिंगल बॉन्ड OH से। ठीक, अब देखिए K + 4 Cl माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहां पर K किससे क्रिया करेगा? Cl से। अब K कैसा धातु है? सक्रिय धातु है। Cl से क्रिया करते ही क्या बनाएगा? KCl। लेकिन जैसे ही KCl बनाएगा हाइड्रोजन को निकाल देगा। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? निकाल देगा। मतलब इसने, ये पावरफुल इंसान है और इसने कमजोर व्यक्ति के पास खड़े एक व्यक्ति से समझौता किया है, तो इसको भगा देगा। तो हाइड्रोजन बेचारा क्या करेगा? स्वयं से ही संयोग करके किसके रूप में निकल जाएगा? H2 के रूप में निकल जाएगा। अब आप कहोगे H2 मतलब स्वयं से, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, स्वयं से क्रिया, तो जब ये H2 के रूप में निकलेगा तो ये स्वयं से सहसंयोग बंध के रूप में जुड़ जाएगा और H2 के रूप में अलग हो जाएगा। इसके बाद 2 H हैं, यहाँ 2 लगाओगे, 2 Cl हैं, यहाँ 2 लगाओगे, 2 K हैं, यहाँ 2 लगाओगे। मतलब इतनी पदार्थ की मात्रा में से इस प्रकार ये अपक्रिया होगी। ऐसा ही होगा यहाँ पर KOH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? KOH, और ये ज्यादा क्रियाशील है इसलिए ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से ये भी इसको भी विस्थापित करेगा और क्या करेगा? हाइड्रोजन के रूप में अलग कर देगा। 2 H हैं, आगे 2 लगाओगे, 2 O हैं, आगे 2 लगाओगे, 2 K हैं, आगे 2 लगाओगे। हो गया। इसी प्रकार देखिए हमको क्या देखना है कि जब भी ज्यादा क्रियाशील धातु क्रिया करेंगे तो केवल और केवल क्या होगा? हाइड्रोजन विस्थापित होगी, H2 निकलेगा, लवण और क्षार और प्लस H2। अब वो चाहे क्रिया हमारी, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg ने क्रिया की किससे? H2SO4 से। Mg ने क्रिया की किससे? जल से। अब देखिए यहां पर एक बात आपको समझनी है, क्या समझना है कि यहां पर चाहे हाइड्रोजन के पास 2 H है या 1 H है या 3 H है, हमेशा निकलेगा क्या? H2, क्योंकि ज्यादा पावरफुल धातु क्रिया कर रही है तो उसको भगाएंगे। विस्थापित करना कहते हैं इसको, विस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं, क्लास 10 की बात करें तो हम। तो Mg किससे क्रिया करेगा? SO4 से, और बनाएगा क्या? MgSO4। दोनों पे 2-2 चार्ज होता है, दोनों पे क्या होता है? 2-2 चार्ज, इस पे प्लस के 2, इस पे माइनस के 2, तो 2-2 कट गया और हाइड्रोजन किसके रूप में आउट हो जाएगा? H2 के रूप में आउट हो जाएगा। ये समीकरण संतुलित भी है। इसी प्रकार यहां से Mg किससे क्रिया करेगा? 2 प्लस चार्ज होता है, माइनस के 1 इस पे होता है, तो Mg क्या बनाएगा? OH। अब कोई कह रहा है 2 कहां से आया, 3 कहां से आया? तो वो इनका आवेश होता है जो कि गुणा हो जाता है, इस प्रकार कैंची गुणा। हाइड्रोजन स्वयं से क्रिया करके फिर H2 में बैलेंस करेंगे, 2 यहां हो गया। तो इस प्रकार देखिए, और देखते हैं इन 5 को छोड़ दो, ये क्या है? 5 कम क्रियाशील धातु, ये ऐसा नहीं कर पाएंगी ना तो जल से ना अम्लों से। इनकी क्रिया कैसे होती है वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो देखिए अभी मैंने लिया Li प्लस H3PO4 या मैं लिया Li प्लस HOH। तो यहां भी क्या होगा कि Li पे प्लस 4, इस पे माइनस के 3, तो Li तो क्रिया करेगा, उन 5 से अलग है तो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, क्या बनाएगा? LiPO4, इस पे 3, इस पे 1, तो Li3PO4, और H स्वयं से क्रिया करके H2। अब इसको बैलेंस करेंगे, 3 Li, यहाँ देखिए 3 H, यहाँ कितनी है? 2 H, तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 2 PO4, 2 PO4, 2 तिया 6 Li,
6 कम 6 Li, क्योंकि जब तक आप हाइड्रोजन को सम नहीं करोगे संतुलित नहीं होगा। ऐसे यहाँ देखें LiOH से क्रिया करके क्या बनेगा, LiOH प्लस H स्वयं से क्रिया करके H2। अब देखिए 2H 2H एक 3 थी तो यहाँ सम किया 4 हो गई। यहाँ भी देखो 2 और 2 4, 2 ये 4, और देखो यहाँ 2O 2 Li 2O 2 Li, क्लियर। तो देखिए ये कुछ बेसिक बातें, मतलब ये छोटी छोटी अपक्रिया जब आप करना सीखोगे तो देखिए जैसे कहते हैं बूंद बूंद से गड़ा भरता है, बूंद बूंद से गड़ा भरता है। जैसे ही आप सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते रहोगे आपको हर एक प्रकार का समीकरण करना आएगा, हर एक प्रकार की अपक्रिया करना आएगा। पहले आप क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक काम है वो आप कंप्लीट कर लो। अम्ल क्रिया करते हैं क्या होता है, सक्रिय धातु क्रिया करती है क्या होता है, लवण क्रिया करते हैं क्या होता है, जल से क्षारों से लवण, धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। सक्रिय धातु कौन, कम क्रियाशील धातु कौन, किससे कौन कितना कम क्रियाशील है कितना ज्यादा है, ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। तो आज का देखिए टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं पे चर्चा करते हुए। तो देखिए अगर आपको इसी प्रकार लगे रहना है और आपको कुछ चमकना है तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को रेगुलर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर करो वीडियो को, जिससे और भी बच्चों का कुछ अच्छा हो सके, और वीडियो को लाइक करो। वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दो, जिससे हमें पता तो चलेगा कि हमारे अंदर किस प्रकार की कमी है। अगर क्वालिटी में कोई कमी रहती है तो भी आप बताइए, थोड़ा बहुत सुधार करेंगे। ओके, थैंक यू।